चल रहा है कि नहीं सार्थक बनाने। चालू करके गई है। तो कल हमने का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं भूसंतुलन। भूसंतुलन मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भी टॉपोग्राफी है उनमें आपस में जो एडजस्टमेंट बैठा हुआ है, संतुलन बना हुआ है, वो कैसे। कल के मैं काफ़ी कुछ मैंने बता दिया था कि जो पर्वत पठार और मैदान जो होते हैं, जो हमारी इससे बने होते हैं, सियाल से बने होते हैं, और हमारा जो महासागरीय भाग होता है वो सीमा से बना हुआ है। हालांकि उसमें भी सियाल होता है, लेकिन सियाल का जो परसेंटेज होता है वो परसेंट सीमा के परसेंटेज से बहुत कम। पर्वतीय भाग में सियाल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो टॉप का एरिया होता है, जो जितना ऊंचा होता है उसमें सियाल का परसेंटेज उतना ही अधिक होता है और सीमा का परसेंटेज उतना ही कम होता है। जो लोअर पार्ट्स होता है हमारी अर्थ क्रस्ट का, वो उसमें सियाल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और सीमा की मात्रा अधिक पाई जाती है। मतलब जो जितना टॉप का एरिया है, जो जितना ऊंचा है, उसमें सियाल की मात्रा उतनी ही अधिक पाई जाएगी, और जो जितना नीचा है उसमें सियाल की मात्रा उतनी ही कम पाई जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो भी हमारा टोपोग्राफी है हमारे क्रस्ट के ऊपर, चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, चाहे वो ओशन लेवल हो या सी लेवल, उन सबका एक सीमा पर जाकर के डेंसिटी सबकी बराबर होगी और एक सीमा के ऊपर डेंसिटी सबकी असमान होगी। ठीक है ना। तो वो डेंसिटी मैंने आपको कल एक बताई थी, एक एग्जांपल दिया था, इसमें पर्वत पठार मैदान दोनों चीज़ बना दी थी। तो उसमें दिखाया था कि एक जो ए बी जो रेखा है, उस ए बी रेखा के ऊपर पदार्थों की जो डेंसिटी है वो अपेक्षाकृत समान होती है, और नीचे जाकर के उस डेंसिटी में डिफरेंस आता है, क्योंकि नीचे हमारी पूरी की पूरी सीमा की परत है। सियाल का परसेंटेज उसमें इंक्लूड हो जाता है, जितना सियाल का परसेंटेज इंक्लूड होगा उतना ही वो डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो कल मैंने बताया था कि माउंटेन है रूट, तो मैंने एक माउंटेन का एरिया दिया था। जैसे सपोज करो कि इसमें मैंने ये माउंटेन का एरिया बता दिया है आपको, ठीक है। अब इस माउंटेन का एरिया आप देख रहे हो कि जितना टॉप का, नीचे ये पूरी की पूरी हमारी जो मैंने ये जो बताई है वो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब क्या होता है, महाद्वीपीय पपड़ी, और महाद्वीपीय पपड़ी दैट इज सियाल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पूरा जितना आप ऊपर जा रहे हो उतना ही
ये मेंटल हमारा क्या है, सीमा। इस सीमा की लेयर को यहाँ पर उतना ही कम कर दिया गया है और सियाल की लेयर उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा माउंट हिल एरिया जितना ऊंचा होगा उतना ही वो नीचे इसमें धंसा हुआ होगा, सीमा में या मेंटल में धंसा हुआ होगा। जब वो धंसा हुआ होगा तो नेचुरली उसमें से उतना मटेरियल बाहर निकल जाएगा, लाइट डेंसिटी वाला उसमें ऐड हो जाएगा। परिणाम क्या होगा कि वो जो संतुलन है वो बना रहता है टाइम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भू संतुलन का मैंने बता दिया था कि ये किस शब्द से बना है। ये ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्टैटिक होना, यानी से स्टैंडिंग होना, खड़ा होना या समस्थिति का होने की बात मैंने यहाँ पे कर दी। अब ये प्रश्न ये उठता है कि जो आइसोस्टेसिस की जो थ्योरी है, वो थ्योरी का लोगों के दिमाग में आया क्यों? मतलब जैसे ओरिजिन ऑफ द अर्थ हम पढ़ते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में लोगों के दिमाग में आया, तो ठीक इसी तरह से हमारी पृथ्वी सतह पर जो भू संतुलन पाया जाता है उसके पीछे भी किसी न किसी का दिमाग। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कितने में सबसे पहले इस भू संतुलन सिद्धांत के भू संतुलन के विचार को जो सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? क्लेरेंस डटन। तो सबसे पहले जो दिया था आपका डटन के द्वारा ये तथ्य हमारे सामने आया कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप फैले हुए हैं, चाहे वो किसी भी भू आकृति में हो, उनके बीच में जो संतुलन की स्थिति है वो सिद्धांत के रूप में यदि आनी चाहिए तो वो सबसे पहले हमें डटन ने दिया था। और किस ईयर में दिया था? 1755 का साइड है। कितना था? नहीं लिखा है, ऐसा हो नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं। देखिए, अब सबसे पहली बात हम यहाँ पर एक चीज और आपके सामने रखेंगे कि जो समस्थिति सिद्धांत है वो ना तो कोई बल होता है, जैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ज्वारीय बल होता है, उसी तरीके से अगर हम माने तो भू संतुलन का सिद्धांत भी कोई बल नहीं होता और ना ही कोई दशा होती है, बल्कि यह एक प्रक्रम होता है जिसके अंदर महाद्वीपीय पृष्ठ पर जो भी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं उनके बीच में जो समायोजन होता है वो हमारा भू संतुलन के सिद्धांत के रूप में होता है। हम इसको किसी बल के अंतर्गत रखें तो बल उसको हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, समस्थिति ना तो कोई बल होता है और ना ही इसे कोई प्रक्रम समस्थिति ना तो कोई बल और ना ही इसे कोई प्रक्रम या घटनाओं की श्रृंखला कहा जा सकता है, बल्कि यह मात्र वह दशा है, बल्कि यह मात्र वह दशा है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि भू संतुलन केवल एक दशा है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान
अपना नया बॉडी। इसका मतलब होता है फ्लोटिंग बॉडी। इसका मतलब ये मैं बताऊं कि एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो पूरा का पूरा अगर ये पार्ट है तो दिस इज ये हमारी, हम इसको सीमा कह देते हैं, और सीमा हमारी ये क्या है, मैग्मा है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी लेयर है वो हमारी सियाल की है, और सियाल हमारा ठोस, और ये हमारा तरल है। तरल मतलब मैग्मा है। अब क्या होगा, ये जो परत होगी ये इस परत पर फ्लोटिंग करेगी। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। तो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी आकृतियां बनी हैं, ये आकृतियां इस नीचे की परत पर फ्लोटिंग करती हैं। सपोज करो कि हम एक आइस के टुकड़े को, आइस ट्यूब को, अगर हम पानी के किसी बर्तन में, पानी के ये कटोरी में हम आइस ट्यूब को अगर डालेंगे तो आप देखोगे कि आइस ट्यूब वो पानी के ऊपर तैरने लगे। और उसके साथ एक चीज़ और ध्यान देना कि उस आइस ट्यूब को अब अगर हम इस पर डालेंगे तो उस आइस ट्यूब का लगभग आधे से ज़्यादा भाग उस पानी में डूब जाए। अगर सपोज करो कि उसका 25% भाग 100% में से 75% भाग ऐसा होगा जो उस पानी में, जल में डूबा हुआ होगा, और बाकी के 25% भाग ऐसा होगा जो जल में डूबा नहीं होगा बल्कि ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे स्थल खंड के जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, जो भी टोपोग्राफी है, वो मैग्मा रूपी तरल पदार्थ पर, द्रव पदार्थ पर फ्लोटिंग का काम कर रही है, उस पर तैर रही है। और इस तैरने के परिणाम स्वरूप जो भी स्थलखंड हमारे स्थिर है वही हमारा भू संतुलन का सिद्धांत है। तो अगर हम ये कहें कि ये कोई फोर्स है या कोई एक विशेष प्रकार का प्रोसेस है, तो ना तो वो प्रोसेस है और ना ही वो हमारा कोई फोर्स है, बल्कि एक दशा है जिसके अंतर्गत ये स्थलीय पिंड हमारे नीचे के जो मैग्मा है उस मैग्मा पर तैर रही है, रोटेटिंग पिंडों के रूप में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक पानी से भरा हुआ बर्तन ले लिया और इसमें हमने आइस क्यूब डाला। ये हमारा क्या है, आइस। अब इस आइस क्यूब का केवल इतना पार्ट ऐसा है जो हमारा जल सतह से उठा, बाकी का ये पूरा पार्ट इसमें जल में डूबा हुआ है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग बना लो इसको। फ्लोटिंग लॉ समझ में आ गया? किसी कम डेंसिटी वाला वस्तु हाई डेंसिटी वाले वस्तु पर जब तैरता है तो हमारा फ्लोटिंग। अब यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी और यहाँ पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा, अधिक घनत्व वाला, और ये हमारा आइस ट्यूब कम है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हाई डेंसिटी वाला लो डेंसिटी वाली चीज पर तैरने लगे। आपने देखा होगा कि समुद्रों
में या नदियों में हम जो फ्लोटिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पर जो नाव होती है वो लकड़ी की बनी होती है, और लकड़ी की जो डेंसिटी होती है वो जल की डेंसिटी से बहुत कम है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं 7/8वां भाग जल में डूबा। बना दिया। हो गया सिंपल सा ये तो डायग्राम। लिख लीजिए इसमें, जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि अगर एक आइस क्यूब को, बर्फ के टुकड़े को जल से भरे हुए बर्तन में डुबोते हैं तो उस आइस वर्ग का 7/8वां भाग जल में डूबा हुआ होगा। ठीक इसी प्रकार हमारे स्थल के ऊपर निर्मित स्थलखंड, जो कि विभिन्न आकार वाले हैं, अपनी ऊंचाई के अकॉर्डिंग या अपनी ऊंचाई के अनुसार सीमा में धसे हुए होंगे। सीमा यहाँ हम कहेंगे, सीमा को यहाँ कहेंगे सब सिस्टम, स्ट्रेटम। इसको बोलते हैं आधा स्तर। आधा स्तर में डूबे हुए रहते। अब इस एग्जाम्पल को आगे यहाँ पे देखिए। यहाँ पर मैंने भिन्न आकार वाले टुकड़े लिए हैं और वो टुकड़े हमारे एक ही मटेरियल से बने। सपोज करो कि मैं यहाँ पर इनको लकड़ी का ले लूँ। ये लकड़ी के मैंने विभिन्न साइज के, सेम साइज के टुकड़े ले लिए, लेकिन उनकी ऊंचाई अलग है। कोई कम ऊंचा है, कोई उससे ज़्यादा ऊंचा है, कोई सबसे हाई ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ पर जो मिडिल वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये शायद मुझे लगता है इन सभी ब्लॉकों की तुलना में सबसे ज़्यादा ऊंचा पार्ट। ये हमारे लकड़ी के टुकड़े हैं। ये मैंने जो लिया है, ये हमने एक जल से भरा हुआ बर्तन है। अगर हम इसका कंपैरिजन मेटल के, धातु के टुकड़ों से करेंगे तो हम यहाँ पर जल नहीं लेंगे, क्योंकि मेटल की डेंसिटी जल की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा होती है और वो उसमें तैरेगा नहीं बल्कि उसमें डूब जाएगा। इसलिए हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज़ की प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो हमें दोनों की डेंसिटी का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने इनको लकड़ी का टुकड़ा लिया है और ये हमने जल से भरा हुआ बर्तन लिया है। अब मैंने ये विभिन्न आकार वाले टुकड़ों को सबको मैंने बर्तन में डाल दिया, एक जल से भरे हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट जितना ऊंचा है वो अपनी हाइट का उतना ही भाग जल में डुबोएंगे। जो सबसे हाईएस्ट पार्ट है वो सबसे ज़्यादा पार्ट को यहाँ पर पानी में डुबोए रखा है, और जो सबसे छोटा है ऊंचाई की दृष्टि से वो उतना ही। अब आप यहाँ अंदाज लगाओ कि यहाँ पे आपको सिमिलरिटी दिख रही है।
इतना डिफरेंस इसमें आ गया, इतना डिफरेंस इसमें आ गया, इतना डिफरेंस इसमें, इतना डिफरेंस इसमें आ गया। तो अब ये क्या हुआ कि अगर हम किसी पानी के बर्तन में कोई टुकड़ा डालते हैं तो उतना ही पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो तो स्पेस बनाएगा। जब हम इन टुकड़ों को डालेंगे तो वो टुकड़े अपनी अपनी ऊंचाई के अनुपात में उतना ही पानी उस बर्तन से बाहर निकाल देंगे। परिणाम क्या हुआ कि जो पानी निकला वो उतनी ही डेंसिटी वहां से कम, ठीक है ना। अगर हम एक टुकड़ा डालेंगे तो उतना पानी बाहर निकलेगा, उतनी डेंसिटी पानी की खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि सभी टुकड़े अपनी ऊंचाई के 7/8 भाग को पानी से बर्तन से भरे हुए पानी को बाहर निकाल देंगे। परिणाम क्या हुआ, बैलेंस इक्वल हो गया। तो ये हमारी जो थ्योरी है, ये हमारी थ्योरी आइसोस्टेसी की थ्योरी पाई जाती है। लेकिन ये जो होती है इसमें एक सीमा होती है, जहाँ तक हमारे क्यूब या हमारे जो पार्टिकल्स है वो डूबे हैं, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, एबी रेखा या इक्विलिब्रियम आइसोस्टेटिक लेवल बोलते हैं, या हम इसको समस्थिति दल रेखा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या दिखाया था, 7/8 भाग जल में डूबा रहता है। ठीक उसी प्रकार धरातल के ऊपर दिखाई देने वाले पर्वत आदि बाहरी भूपर्पटी के भागों को अपेक्षाकृत अधिक सघन घनत्व वाले आधा स्तर में डूबी विशाल रॉक्स मासेस को अलग कर दे। यहाँ पे इसको बना लेना डायग्राम 1। इस डायग्राम को बना जैसा कि डायग्राम